जुर्म दबे पांव आता है, वो कभी छोड़ता है निशान तो कभी बेनिशान गुजर जाता है। काली स्याह रातों में जब रंजिश भारी होती है, जुर्म अपना सिर उठाता है। लेकिन कानून के निगहबानों के साथ साथ तफ्तीश का उजाला उन्हें बेनकाब कर देता है। तफ्तीश के उसी उजाले से गुनाह का अंधेरा भगाने हम आपके सामने लेकर आए हैं ये कड़ी। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। खुदा जैसे उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। वो एक कामयाब कारोबारी था और उसका आशियाना भी खुशियों से गुलजार था। उसने जिंदगी से जो भी चाहा उसे मिला। एक ऐसी खूबसूरत हमसफर का साथ जिसने स्केटिंग जैसे खेल में ऊंचा मकाम हासिल किया और एक फूल जैसी बिटिया के बाप होने का खुशनुमा एहसास। सब कुछ तो था उसके पास, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस शख्स ने ले लिया अपने ही कुनबे के कत्लेआम का फैसला। ये आज हर किसी की समझ से परे है। तारीख 1 मार्च रात 11 बजे। ये सब जो आज हुआ है कोई और नहीं, बस मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं अपनी बच्ची को और बरखा को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैं अपने होशो हवास में खुद को और अपने परिवार को खत्म कर रहा हूं। मेरे घर वाले बरखा के घर वालों को या बरखा के घर वाले मेरे घर वालों को किसी तरह से परेशान ना करें या कोई पुलिस केस ना करें। योगेश। ये योगेश के आखिरी अल्फाज थे जो उसने उस स्याह रात के पहले पहर में एक कोरे कागज पर कलमबंद किए। तब तक तो वो जिंदा था, लेकिन अपनी दुनिया वो अपने ही हाथों उजाड़ चुका था। जिस बीवी से वो बेपनाह मोहब्बत करता था और 8 साल की जो बिटिया उसके सीने में धड़कनों की तरह 24 घंटे धड़कती रहती थी, उन दोनों को ही वो जहर का प्याला पिलाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोशी की नींद सुला चुका था। अब उसे बस एक आखिरी काम करना ही बाकी था। तारीख 2 मार्च सुबह 4 बजे। उस ऊँगती हुई सुबह में जिस किसी ने भी इस घर में कदम रखा, उसे यहाँ मौत का एक ऐसा बेरहम साया दिखाई दिया जो एक हंसते खेलते परिवार को अपने भीतर निगल चुका था। पंखे से लटकी योगेश की लाश बता रही थी कि खुद को मौत देने का उसका इरादा इस कदर मजबूत था कि उसने बीवी और बेटी की तरह हलक से जहर नहीं उतारा, बल्कि मौत का फंदा बनाकर उस पर तब तक झूलता रहा जब तक कि उसकी आखिरी सांस का वो आखिरी रेशा टूट न गया। यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो योगेश ने अपने हंसते खेलते आशियाने को ही शमशान बना दिया। अभी किसी को कोई पता नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं, बिल्कुल जॉली मूड के लगते थे बंदे देखने में, हंसमुख बंदे थे, हंस के ही बोलचाल बातचीत हुआ करती थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो कुछ हम कहते भी। आप ये देखिए सर, 12 फैमिलियां हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं, कानो कान भी खबर नहीं। अगर सिस्टर नहीं आती तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि अभी भी के अपार्टमेंट में ऐसा कोई किस्सा हुआ है। जी हाँ, जानने वाले बताते हैं कि योगेश के चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान रहती थी। उसकी इसी अदा पर फिदा हो गई थी बरखा, जिसने स्केटिंग जैसे खेल में एक बड़ा मकाम और अलग पहचान हासिल की थी। घर की अलमारियां भरी रहती थीं उसकी उपलब्धियों की निशानी से। दोनों की मोहब्बत को जल्द ही मुकाम भी मिला और करीब 10 साल पहले दोनों शादी के 7 फेरों में बन गए। खुदा भी मेहरबान था उन पर, तभी तो 2 साल बाद ही उनकी जिंदगी में एक नन्ही सी परी आ गई। शादी के बाद योगेश अपने माँ बाप से अलग शास्त्री नगर के इस मकान में रहने जरूर लगा था, लेकिन कपड़े का अपना कारोबार वो अपने पिताजी के साथ मिलकर ही करता था। उनकी जिंदगानी में सब कुछ घर के इस ड्राइंग रूम की इन तस्वीरों की तरह खुशनुमा ही दिखता था। है तो इन तीनों की आपस में, क्योंकि लड़का जो मेरा मिला है बाद में वो लटका हुआ मिला है फंदे से, और वो दोनों जो है वो नीचे पड़े थे, माँ बेटी। योगेश वर्मा, जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल की है और स्कूल्स में फैंसी ड्रेसेस का कारोबार करते हैं, उनकी बॉडी वहाँ उनके बेडरूम में लटकी हुई दिखाई पड़ी और उनकी वाइफ और उनकी बच्ची भी वहाँ मृत अवस्था में मिले। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि योगेश वर्मा ने पहले शायद उनको पॉइजन दिया हो, क्योंकि वहाँ पे सल्फास भी मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें योगेश वर्मा ने सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी खुद पे लेते हुए ये बताया है कि अपनी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से
वो परिवार का गुजर बसर ठीक से नहीं कर पा रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहरा जाए। योगेश अपने परिवार को वो खुशियां नहीं दे पा रहा था जिसे वो देने की ख्वाहिश रखता था। हजार मुश्किलें उसका रास्ता रोके खड़ी थीं और शायद उससे निकलने का कोई रास्ता भी उसे नहीं सूझ रहा था, लेकिन बजाय उनसे लड़ने के उसने बुज़दिली का एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसके साथ साथ दो बेगुनाह जिंदगियां भी मौत के सफेद कफन में सिमट गईं। तफ्तीश के लिए मेरठ से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं घर बच्चों का सबसे पहला स्कूल होता है और मां उसकी पहली टीचर, जो अपने बच्चे की तालीम और तरबियत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। लेकिन एक मां ऐसी भी है जो करारे नोटों की खुशबू में मदमस्त रहने के लिए खुद अपने बच्चों को जरायम की दुनिया में धकेल रही है, वो भी एक नहीं 4 बच्चों को। यकीन नहीं होता ना, लेकिन जनाब बदलते जमाने के दस्तूर में कुछ यही हाल ममता का भी है। एक मां ऐसी भी, गुनाह की कालिक से कलंकित ममता। बरेली की रहने वाली यह खातून पुलिस हिरासत में सदमे से हलकान दिखी, लेकिन इससे पहले कि आप इस खातून की आंखों में दिख रहे हैरत भरी निगाहों के बारे में कोई राय कायम करें, हम आपको बता दें, मेनका नाम की यह महिला एक बेहद खतरनाक गैंग की सरगना है, जो शहर के बड़े घरानों की शादी में अपने शागिर्दों को भेजकर वहां जुर्म का ऐसा जाल बुनती है कि इसके गैंग की गिरफ्त में आकर अच्छे मालदार आसामी भी पल भर में कंगाल हो जाते हैं। ये इसके गैंग का कारनामा ही है कि सिर्फ बरेली शहर में ही आपको इस गैंग के हाथों बर्बाद हुए शिकारों की पूरी फौज मिल जाएगी। गिरफ्त में आई लुटेरी गैंग, नाबालिग बच्चों का लुटेरा गैंग। जरा आफत की इन पुड़ियों पर भी एक नजर डाल लीजिए, जो इस महिला की लुटेरी गैंग के वो शातिर शोहदे हैं जिसके बूते ये महिला कईयों को कंगाल बना चुकी। जी हाँ, ये 4 नाबालिग बच्चे ही इस महिला के प्यादे हैं, जो अपने सरगना के एक इशारे पर कीमती से बेशकीमती माल पर पलक झपकते ही हाथ साफ कर देते हैं। पुलिस की माने तो इस गैंग की नजर सिर्फ शहर के बड़े घरानों में होने वाली बड़ी शादियों पर रहती है, जहां इसके कहने पर ये बच्चे मेहमानों की तरह दाखिल होते हैं और पलक झपकते ही जेवरातों और पैसों से भरे बैग पर हाथ साफ करके लूटी महफिल को छोड़कर चंपत हो जाते हैं। हैरानी देखिए, उम्र के कच्चे लेकिन कारनामे के पक्के ये नाबालिग शोहदे कोई और नहीं, खुद इस महिला के अपने बच्चे हैं, जिन्हें चोरी की ट्रेनिंग खुद इस मां ने दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कल एक घटना हुई थी जिसमें एक कार्यक्रम चल रहा था एक होटल पे, वहाँ से हार और कुछ सामान गए थे और उसके जब छानबीन हुई और उसके बाद जब सर्च हुआ है तो उसमें ये गैंग पकड़ा गया है, जिसमें एक महिला है, बच्चे हैं और ये शादी के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चे जाते हैं और वहाँ से बैग निकाल लेते हैं। बारादरी थाना क्षेत्र के भी 2 घटनाएं हैं जो जिसमें ये लोग सम्मिलित रहे हैं, जो फोटो से पहचान हुई है और लोगों ने तस्दीक किया है। इस बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आलिशान जिंदगी जीने की शौकीन मेनका नाम की इस महिला चोर का मॉडस ऑपरेंडी भी बेहद हैरान करने वाला है। वो जहां भी जाती है, शहर के बड़े से बड़े आलिशान गेस्ट हाउस को अपने रिहाइश के तौर पर चुनती है, फिर जैसे ही ये अपने शिकार की निशानदेही कर लेती है, शानदार लगतक नए कपड़ों में ये बच्चे मेहमान के तौर पर शादी में शामिल हो जाते हैं और मौका मिलते ही माल लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इस महिला चोरने के कब्जे से कई कीमती जेवरात और कैश बरामद किए हैं। फिलहाल शादियों में मेहमान बनकर लूट मचाने वाला ये कुनबा बरेली पुलिस का मेहमान है। पुलिस को उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से शहर की कई चोरियों के राज खुल जाएंगे। बहरहाल बरेली पुलिस पश्चिम बंगाल के रहने वाली मेनका के खिलाफ जहां मजबूत केस दायर करने में जुटी है, वहीं पुलिस की कोशिश है कि अपनी मां के गुमराह किए गए ये बच्चे जुवेनाइल कैंपस यानी बच्चा जेल से सुधर कर बाहर आए। तफ्तीश के लिए बरेली से मुस्तफीज अली खान की रिपोर्ट। मिट्टी की देह एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है, फिर भी मिट्टी के लिए ना जाने कितने ही बेगुनाह मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। जी हां, 8 साल के उस मासूम के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जारी रहेगी तफ्तीश।
गरीब की रोजी रोटी मिट्टी से चलती है, लेकिन एक घर का चिराग इसी के चलते मिट्टी में मिला दिया गया। 8 साल का ही था वो मासूम। माँ बाप भाई रिश्तेदार सब खेत पर गए थे और घर में वो अकेला ही था कि अचानक अकेलेपन का फायदा उठाकर मौत उसके घर आ धमकी और उसे पंजे में दबोच कर ले गई। एक मां का रोआ रोआ गम के सैलाब में डूब रहा है और मासूम का कातिल उसी बस्ती में छिपकर चैन की सांस ले रहा है। ये दास्तां जमीन के खातिर जंग की है, ये दास्तां रंजिश के खूनी रंग की है, ये दास्तां मिट्टी पर महाभारत की है, ये दास्तां भारत की है। जी हां, ये दास्तां भारत की है। भारत यानी गांव मेरहंडा, थाना बिसंडा और जिला बांदा के उस अदबने घर का वो छोटा सा लड़का जिसकी मां मजदूरी करती और बाप अपनी 2 बीघे जमीन को जोतकर किसी तरह परिवार की गुजर बसर करता। वही भारत जिसकी उम्र अभी सिर्फ 8 साल, कद 4 फुट 9 इंच, रंग गेहुआ और जो अपने गांव के इसी स्कूल की 3री जमात में पढ़ता था। हाँ, वही भारत बेमौत मारा गया और मौत भी ऐसी मिली उस मासूम को कि शैतानों का कलेजा भी कांप गया होगा उस वक्त जब उसी के घर में किसी शिकारी की तरह हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने शिकार पर झपटा होगा वो गुमनाम कातिल। तो यहाँ बोलते हैं कि यहाँ रहा है, सब हार चले गए, कोई रहा नहीं, बस। नहीं तो आपने देखा होगा, नहीं तो मौके पे आके देखा होगा, बाद में नहीं, मौके बाद में आए जब देखा आपने, बाद में ये बताया कि यहाँ पर है, तय फिर आए सबको दी। हाँ, तो क्या देखा? कटा रहा है, घोटाई में कटा रहा है, अच्छा, पीठ में कटा रहा है, कमर में कटा रहा है। अगर जुबान होती तो चीखती ये चीजें, चीखती ये गली, चीखती ये जमीन, चीखता ये खून से सना पत्थर और गवाही देता उस गुमनाम कातिल की जिसके हाथ एक मासूम को इतनी बेरहम मौत देते भी जरा सा नहीं कांपे। मगर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। वैसे मौका वारदात से मिले सुराग और शुरुआती तफ्तीश में जो सच सामने आया है उसके मुताबिक खाकी के अफसरानों को यह अंदेशा है कि उस मासूम का मुजरिम कोई गैर नहीं बल्कि अपना ही है। जो मर्डर की जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें तो यही लगता है कि कोई बहुत नज़दीकी आदमी है जिसके द्वारा ये मर्डर जो है बड़े प्लानिंग में और बड़े सोच समझ के किया गया है और बड़े इत्मीनान से किया गया है और उसी के द्वारा जो है वो लाश को छिपाने का प्रयास किया गया है। इस माँ की दहाड़ सुनिए, चीत्कार सुनिए उस माँ की जिसके कलेजे के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करके गांव की गलियों में फेंक दिया गया। वो बार बार उस घड़ी को कोस रही है जब अपने लाल को अकेला छोड़कर वो खेतों में चली गई थी। इन्हें अंदेशा है कि इसके पीछे उसके वही दुश्मन हैं जो पिछले 1 साल से उसकी जमीन पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। चैत में 1 साल लड़ाई भा है, किससे? पुरवा कायन से, बिंदाहन से। क्या लड़ाई थी? तो लड़ाई भी रही है, कहा कि लै हंसिया कुल्हरी दौड़ती रही है, वत्ती लड़ाई चाहे जाऊं हो साहेब, नहीं हमसे लड़ाई नहीं अब भे। भारत की बेरहम मौत ने पूरे गांव को भीतर तक खौफ से भर दिया है। बड़े और बूढ़ों के चेहरे पर मौत की उदासी है और बच्चों के चेहरे पर दहशत का डेरा। यकीनन एक न एक दिन कानून के हाथ उस गुमनाम कातिल की गर्दन तक पहुंचेंगे और वक्त के साथ इन चेहरों के रंग भी बदलेंगे। लेकिन इस गांव के लिए उस छोटे से भारत की मौत को भुलाना आसान नहीं होगा। तफ्तीश के लिए बांदा से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल तफ्तीश में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, तफ्तीश अभी जारी रहेगी। वो ब्रेकअप का उस्ताद है,
महज 29 साल की उम्र में उसने 17 दिलों से दिल लगी की। हिंदुस्तान के ना जाने कितने शहरों में उसकी दिल लगी के चर्चे आम हुए। जो आंसुओं के समंदर में मोहब्बत का जाल फेंकता है, जो करता है दिल की चोरी फिर सीना जोरी। आप भी देखिए लवर श्री 420 का ये इमोशनल अत्याचार। आंसुओं के समंदर में फेंके मोहब्बत का जाल, ब्रेकअप का वो उस्ताद, दिलों से करता वो खिलवाड़। उम्र 29 साल, 17 दिलों से दिल लगी, तेरा इमोशनल अत्याचार। जी हां, ये दिल का सौदागर जो दिल की बाजी में ऐसी शतरंज की बिसात बिछाता है जिसमें इसकी हर चाल या तो आंसुओं से भरी होती है या फिर ये फरेब की चालें चलता है। हम आपको हिंदुस्तान के उन शहरों में लिए चलते हैं जहां इस शख्स की दिल लगी ने कईयों को लूटा। हम आपको उस दर्द और दर्द के हर राज से वाकिफ कराएंगे जो अब तक न जाने कितने दिलों को तोड़ चुका है। एक ऐसा शख्स जो ब्रेकअप में माहिर है, चाहे बात अपनी मोहब्बत की हो या फिर किसी और की मोहब्बत को छीनने की, ये कोई मौका नहीं छोड़ता। जिसका कारोबार यानी पेशा है दिल की चोरी करना, दिल की अदला बदली करना और दिल का बाजार सजाना और बाजार में मोहब्बत की बोली लगाना। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा बाजार है जिसमें मोहब्बत की बोली लगती है, जिसमें दिल में प्यार जगाया जाता है। और यकीन मानिए, जैसे ही वो दिल इस मोहब्बत के बाजार में कदम रखता है वो बिक जाता है और फिर आखिर में बचते हैं उस टूटे दिल के पास सिर्फ और सिर्फ आंसू। तो आइए आपको उसी बाजार में लिए चलते हैं। ये बाजार है शादी का, जहां दो दिल मिलते हैं, लेकिन इस शख्स के लिए दिल लेना और दिल देना एक खेल है जिसमें वो दिल के रास्ते अपने नफा और नुकसान की सारी सेटिंग करता था और वो बाजार सजता था मैट्रिमोनियल साइट पर। अब जरा इस शख्स की पहचान भी सुन लीजिए, क्योंकि इस शख्स के कारनामों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। यह है आर्यन अग्रवाल, उम्र 29 साल, पेशा दिल की चोरी फिर सीना जोरी। जी हां, ये शख्स है गुजरात का रहने वाला आर्यन अग्रवाल, जो खुद को रेलवे का बड़ा ऑफिसर बताता है। 10 लाख रुपए के पैकेज की बातें करता है। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस भी इस ठगराज के कारनामों से बेहद हैरान है, जिसने हिंदुस्तान के न जाने कितने राज्यों में, कितने शहरों में अब तक न जाने कितनी बार इन्हीं सोशल साइट्स और मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए लड़कियों को ठगा। इसकी ठगी का अंदाज बेहद निराला है, जिसमें ये पहले तो अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बनाता और लड़कियों से कांटेक्ट करता, अपनी मोहब्बत का जाल फेंकता, खुद को रेलवे का बड़ा ऑफिसर बताता। जैसे ही जाल में लड़कियां फंस जाती, ये उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता। कभी माँ की बीमारी का रोना रोता तो कभी किसी और बात का, कभी माली हालत खराब होने का हवाला देता। और इसी इमोशनल अत्याचार में लड़कियां अब तक न जाने कितनी दौलत लुटा चुकी हैं। दिल के रास्ते, ठगी की सजती महफिल, ब्लैक मेलिंग में भी माहिर लवर महाशय हैं आदत से मजबूर। आर्यन अब तक न जाने कितनी लड़कियों को ठग चुका है। उसने दिल के रास्ते ठगी की वो दुकान सजाई जिसकी शिकार होती हैं भोली भाली लड़कियां। अब तक 17 लड़कियों से भी ज्यादा ठगी कर चुका है। रायपुर के टाटीबंध इलाके की रहने वाली लड़की भी इस लवर श्री 420 का ही शिकार हुई और अपनी अस्मत के साथ वो 3 लाख रुपए भी लुटा चुकी है।
रायपुर के अमानका थाने में इस फर्जी लवर के खिलाफ मामला दर्ज है। मुंबई में ये कैटरिंग का काम शुरू किया था ट्रेन में, और इसी दौरान ये लड़कियों के संपर्क में आता था, उनसे मोबाइल नंबर प्राप्त करता था, उनसे बातचीत करता था और ठगी का प्लान बनाता था। किसी सुनसान जगह पे ले जाकर उनसे पैसे भी ले लेता था और उसके पश्चात ये उनसे शादी का झांसा दिला के संबंध भी बनाता था। इस तरह से करीब 15 से 20 वारदातें किया है। ट्वीट से पकड़ा गया ठगराज। खुद को रेलवे का बड़ा ऑफिसर बताने वाला आर्यन दरअसल कैटरिंग का काम करता है। इसकी एक और खासियत भी जान लीजिए कि ट्वीट करने में माहिर है, खासकर रेलवे से जुड़े ट्वीट, ट्रेन में खाने की शिकायत वगैरह। और इसी एक ट्वीट से आर्यन का PNR नंबर मिला और उससे उसका पता और ठगराज के गिरेबान तक पहुंच गए पुलिस के हाथ। अब तक 17 लड़कियों को यह ठगराज प्यार का चूना लगा चुका है। इसी ठगी के कई कारनामों का पता लगाने में कानून के रखवाले जुट गए हैं। तो आप भी रहिए ऐसे लवर ठगराजों से सावधान। तफ्तीश के लिए रायपुर से राघवेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बहरहाल गुनाह के जहर से बची रहे आप सबकी जिंदगानी इसी दुआ के साथ आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन तफ्तीश का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।